नमस्कार साथियों, मैं पुखराज लखारी। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम अमेरिकी वर्चस्व पर विभिन्न विद्वानों के विचार पढ़ेंगे। यानी कि जो स्कूल लेक्चर जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दे रखा है अमेरिकी वर्चस्व। तो ये जो अमेरिकी वर्चस्व है इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, दो वीडियो बनाएंगे इस पर। पहले तो हम पढ़ेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व पर विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं। यानी कि अमेरिकी वर्चस्व 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो उसके बाद में दुनिया में एकमात्र महाशक्ति रही, वो था अमेरिका। तो इस पर विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं इसको पढ़ेंगे। और व्यवहारिक रूप से अमेरिका का जो वर्चस्व था वो कहाँ कहाँ दिखा, यानी कि कौन कौन से अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका ने चलाए, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए अपन दो वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में तो अमेरिकी वर्चस्व पर विभिन्न विद्वानों के विचार पढ़ेंगे, और दूसरे वीडियो में जो 1991 के बाद में विश्व की एकमात्र शक्ति रही अमेरिका, उसने कौन कौन से अभियान चलाए और किन किन के खिलाफ चलाए, ये अपन दूसरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की कक्षा में हम अमेरिकी वर्चस्व पर विभिन्न विद्वानों के विचार, ये टॉपिक आपके कॉलेज लेक्चर में भी है और स्कूल लेक्चर में भी है। तो आप इसको विशेष रूप से याद करें, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है अमेरिकी वर्चस्व में थे। या तो व्यवहारिक दृष्टि से आएगा कि अमेरिका ने कौन सा अभियान चलाया, कब चलाया, किन के खिलाफ चलाया, या फिर अमेरिका के बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या विचार रहे हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अमेरिकी वर्चस्व पर विभिन्न विद्वानों के विचार, क्या विचार रहे हैं इसके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन का मत है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य संकर है, यानी कि हाइब्रिड है। ये कौन कहता है? सैमुअल हंटिंगटन। जो एकल बहुध्रुवीय व्यवस्था, यानी कि एकल बहुध्रुवीय व्यवस्था है जिसमें अमेरिका अकेला महाशक्ति है। यानी कि सैमुअल हंटिंगटन क्या मानता है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य संकर है, जो एकल बहुध्रुवीय व्यवस्था है जिसमें अमेरिका अकेला महाशक्ति है। अमेरिका क्या है? अकेला महाशक्ति है। हंटिंगटन अमेरिका को एकमात्र फौजदार या हाकिम कहता है। यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान जो अमेरिका को एकमात्र फौजदार या हाकिम कहता है, तो वो है सैमुअल हंटिंगटन। तो आप इसके बारे में विशेष रूप से याद करें कि सैमुअल हंटिंगटन के अमेरिका के बारे में क्या विचार है। तो आप ये कहेंगे कि सैमुअल हंटिंगटन अमेरिका को विश्व का एकमात्र फौजदार या हाकिम मानता है। उसके बाद में अगला विचारक है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला आपको पता ही है, जिन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला के अमेरिका से संबंधित क्या विचार हैं। यद्यपि नेल्सन मंडेला का मानना है कि अधिकांश दुनिया ये नहीं चाहती कि अमेरिका उनका पुलिस वाला बने। यानी कि नेल्सन मंडेला का यह मानना है कि दुनिया के अधिकांश देश ये नहीं चाहते कि अमेरिका उनका क्या बने, पुलिस वाला बने। तो हंटिंगटन ने कहा था कि एकमात्र फौजदार है, एकमात्र फौजदारी का हंटिंगटन ने। लेकिन नेल्सन मंडेला का ये कहना है कि अधिकांश दुनिया ये नहीं चाहती कि अमेरिका उनका पुलिस वाला बने। अगले जो विचारक है वो है रिचर्ड एन हास। रिचर्ड एन हास का क्या मत है अमेरिका के बारे में? रिचर्ड एन हास कहते हैं कि अमेरिका को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालने के लिए अन्य राज्यों के कब्जे के रूप में एक वैश्विक फौजदार या शेरिफ के रूप में कार्य करना चाहिए।
यानी कि रिचर्ड एन हॉस का मत है कि अमेरिका को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालने के लिए अन्य राज्यों के कब्जे के रूप में वैश्विक फौजदार या शरीफ के रूप में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। हंटिंगटन तो मानते थे एकमात्र फौजदार या शरीफ, लेकिन रिचर्ड एन हॉस मानते हैं कि वैश्विक फौजदार या शरीफ यानी कि ग्लोबल शरीफ। कौन मानता है? रिचर्ड एन हॉस मानते हैं। रिचर्ड एन हॉस वैश्विक फौजदार या शरीफ किसे मानते हैं? अमेरिका को। तो आपसे मिलान करो वाले सवाल आ सकते हैं। यहाँ किसी विद्वान को दिया जा सकता है कि रिचर्ड एन हॉस के अनुसार अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित सही कथन है, या अमेरिका के बारे में वो क्या कहते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगले विद्वान हैं जेड ब्रेंजिस्की, यानी कि जेड ब्रेंजिस्की क्या मानते हैं, अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं। जेड ब्रेंजिस्की का मत है कि 21वीं सदी में, कौन सी सदी में? 21वीं सदी में अमेरिका प्रथम, अंतिम और एकमात्र क्या होगा? महाशक्ति होगा। यानी कि जेड ब्रेंजिस्की का मानना है कि 21वीं सदी में अमेरिका प्रथम, अंतिम और एकमात्र क्या होगा? महाशक्ति होगा। ये किनका मानना है? जेड ब्रेंजिस्की का मानना है। यही जो क्वेश्चन जो पिछले वर्ष 2021 में जब कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था कि निम्न में से कौन विद्वान अमेरिका को प्रथम, अंतिम और एकमात्र महाशक्ति मानता है? तो वो है जेड ब्रेंजिस्की। इसके बाद में हम अमेरिका के एक विदेश सचिव रहे हैं, यानी कि अमेरिका में विदेश सचिव यानी कि विदेश मंत्री। अमेरिका में मंत्री को, विदेश मंत्री को विदेश सचिव बोला जाता है। पूर्व अमेरिकी विदेश सचिव मैडेलिन अल्ब्राइट, कोई मैडेलिन अल्ब्राइट नाम के कोई विदेश सचिव रहे अमेरिका के अनुसार अमेरिका अपरिहार्य राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? अपरिहार्य राष्ट्र है। उनके अनुसार हम अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे देखते हैं। यानी कि पूर्व अमेरिकी विदेश सचिव मैडेलिन अल्ब्राइट के अनुसार अमेरिका अपरिहार्य राष्ट्र है, और उनके अनुसार हम अन्य देशों की तुलना में बहुत क्या है? आगे देखते हैं, बहुत आगे देखते हैं। ये कौन मानते हैं? मैडेलिन अल्ब्राइट। तो आपसे मिलान किए जाने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरफ मैडेलिन अल्ब्राइट का नाम दिया हुआ हो सकता है और सामने अपरिहार्य राष्ट्र दिया हुआ हो सकता है। मिलान करो वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैडेलिन अल्ब्राइट का नाम देके सामने ये भी लिखा जा सकता है कि प्रथम, अंतिम और एकमात्र महाशक्ति कौन होगा? अमेरिका होगा। लेकिन ये जो है आपको मिलान करना है कि मैडेलिन अल्ब्राइट का मिलान किन से होगा? अपरिहार्य राष्ट्र से होगा। यानी कि अल्ब्राइट अमेरिका को अपरिहार्य राष्ट्र कहते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन सा विचारक अमेरिका के बारे में क्या विचार रखता है। आगे देखें। पूर्व अमेरिकी उप वित्त मंत्री जिनका नाम क्या है? लॉरेंस एस समर्स, सौम्य प्राधान्य लक्षण का उल्लेख करते हुए अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति की क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं। पूर्व कोई अमेरिका के उप वित्त मंत्री रहे हैं जिनका नाम है लॉरेंस एस समर्स। सौम्य प्राधान्य का लक्षण देते हुए, सौम्य हेजेमनी का लक्षण देते हुए, उल्लेख करते हुए अमेरिका को क्या मानते हैं? प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति मानते हैं। पूर्व अमेरिका के विदेश उप वित्त मंत्री है लॉरेंस एस समर्स, वो अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी क्या मानते हैं? महाशक्ति मानते हैं। यानी कि ऐसी महाशक्ति जो क्या है? गैर साम्राज्यवादी है, यानी कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता। अगले एक विचारक है जापानी राजनीतिक हिमासी ओहदा। नाम क्या है? हिमासी ओहदा के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक तरफा वैश्विकता की नीति अपनाई है। यानी कि हिमासी ओहदा के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने
कैसी नीति अपनाई है? एक तरफा नीति अपनाई है। ये कौन मानते हैं? जापान के राजनयिक है हिमांशी ओदा। उनके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक तरफा वैश्विकता की क्या अपनाई है? नीति अपनाई है। आगे बढ़े। इसके बाद में एक पत्रकार हुए, ब्रिटिश पत्रकार पी वर्सथॉरन। नाम क्या है? पी वर्सथॉरन ने अमेरिका को अति महान शक्ति या हाइपर पावर की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी है? पी वर्सथॉरन ने अति महान शक्ति का है या हाइपर पावर किसे माना है? अमेरिका को। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका को हाइपर पावर किसने कहा है? वर्सथॉरन ने कहा है। वर्सथॉरन ने कहा है। और इसके अलावा एक और विद्वान है जिसके बाद में फ्रांसीसी विदेश मंत्री, फ्रांस के विदेश मंत्री हुए हैं, हुबर्ट वेड्राइन। वेड्राइन एक ही बात है। वेड्रिन या वेड्राइन ने विशेष रूप से प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? हाइपर पावर का। तो दो विद्वान हैं हाइपर पावर मानने वाले। पहले तो माना पी वर्सथॉरन ने और उसके बाद में वेड्राइन ने अमेरिका को कैसी पावर माना? हाइपर पावर माना, यानी कि अतिमान शक्ति, जिसे बाद में फ्रांसीसी विदेश मंत्री हुबर्ट वेड्रिन ने विशेष रूप से प्रयोग में लिया। अतिमान शक्ति या हाइपर पावर ऐसा राज्य जो अपने संभावित प्रतिद्वंदियों की तुलना में बहुत क्या है? मजबूत है। जो संभावित प्रतिनिधि है, यानी कि सोवियत संघ के पतन के बाद में इनका कोई संभावित अगर प्रतिनिधि, जैसे चाइना को मान सकते हैं या रूस को मान सकते हैं, तो उनसे बहुत क्या है? आगे है। ये मानते हैं हुबर्ट वेड्रिन। तो हुबर्ट वेड्रिन और पी वर्सथॉरन दोनों अमेरिका को अतिमान शक्ति या हाइपर पावर की संज्ञा देते हैं। तो आप कैसे भी करके इसको याद कर लें। मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपको किसी एक विद्वान का नाम दिया जा सकता है कि इस विद्वान ने अमेरिका के बारे में क्या कहा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले विद्वान हैं बिल क्रिस्टल और रॉबर्ट कैगन। बिल क्रिस्टल और रॉबर्ट कैगन के अनुसार अमेरिका की विश्व में भूमिका परोपकारी वैश्विक प्राधान्यता की है। यानी कि बिल क्रिस्टल और रॉबर्ट कैगन दोनों ये मानते हैं कि जो अमेरिका की विश्व में भूमिका है वो है परोपकारी वैश्विक प्राधान्यता की है। आप जो मैं ये यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसके आप नोट्स बना लें। नोट्स बना लेने के बाद में आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप जब एग्ज़ाम के समय रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप इनके नोट्स बना लें, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप 5 मिनट में ही एक बार रिवीजन कर लें, तो आपको क्या है कि हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर 5 मिनट में जब कभी भी टाइम मिले तो आप इसको याद कर लें। ऐसे करके ही पढ़ाई होती है, यानी कि बार बार रिवीजन करें। वीडियो तो आप एक बार देखें, अधिकतम 2 बार देख सकते हो, ज़्यादा बार वीडियो भी नहीं देखना है। तो मेरा यहाँ पर जो बिल क्रिस्टल है और रॉबर्ट कैगन है, उनके अनुसार अमेरिका की विश्व में जो भूमिका है वो किसकी है? परोपकारी वैश्विक प्राधान्यता की है। प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी, यानी कि पनाक प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी, इन्हीं दोनों विद्वानों यानी कि बिल क्रिस्टल पर रॉबर्ट कैगन की क्या है? देन है। कोई एक पनाक नाम का कोई इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी। इन्हीं दो विद्वानों, कौन कौन से विद्वान? बिल क्रिस्टल और रॉबर्ट कैगन की क्या है? देन है। तो इन्होंने अमेरिका के बारे में क्या कहा है? अमेरिका के बारे में इन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो विश्व में भूमिका है वो परोपकारी वैश्विक प्राधान्यता की है। यानी कि अमेरिका की जो विश्व में भूमिका है वो परोपकारी वैश्विक प्राधान्यता की है। इसके बाद में अगले जो विद्वान हैं वो है अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव यानी कि जो मंत्री है, विदेश मंत्री, उनको विदेश सचिव बोला जाता है, हेनरी किसिंजर का आपने नाम सुना ही होगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 2015 में, जिस पुस्तक का नाम है वर्ल्ड ऑर्डर 2015 में इन्होंने कहा वर्ल्ड ऑर्डर 2015 में इन्होंने अमेरिका को
उभयवादी महाशक्ति का है। कैसी महाशक्ति? उभयवादी महाशक्ति। यानी कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑर्डर 2015 में अमेरिका को एक उभयवादी महाशक्ति कहा है। तो आप इन विद्वानों को याद कर लें। अगले जो विद्वान हैं वो है जोसेफ नाई। जोसेफ नाई को आप आगे भी पढ़ोगे, जब अपन परमाणु नैतिकता पढ़ेंगे तब भी जोसेफ नाई को अपन पढ़ने वाले हैं। जोसेफ नाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नव उदारवादी विद्वानों के रूप में जाने जाते हैं। कैसे विद्वान? नव उदारवादियों के रूप में जाने जाते हैं। नाई ने 2004 में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप इस पुस्तक को याद रखें। कैसी पावर? सॉफ्ट पावर, यानी कि नरम शक्ति। द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नरम शक्ति और कठोर शक्ति की अवधारणाओं में भेद करते हुए स्मार्ट शक्ति की अवधारणा दी। इन्होंने जोसेफ नाई ने एक पुस्तक लिखी 2004 में, सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, में नरम शक्ति और कठोर शक्ति दोनों की अवधारणाओं में भेद करते हुए किसकी अवधारणा दी है? स्मार्ट शक्ति की क्या दी है? अवधारणा दी है। नाई ने स्मार्ट शक्ति में सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का क्या कर दिया है? मिश्रण कर दिया है। यानी कि जो नाई है, इन्होंने सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का क्या कर दिया है? मिश्रण कर दिया। दोनों की जो अच्छाइयाँ थी उसको मिश्रण कर दिया है। तो आप जोसेफ नाई की पुस्तक को याद रखें, सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने नरम शक्ति और कठोर शक्ति दोनों अवधारणाओं में भेद किया है और उसके बाद में इन दोनों को मिलाकर एक नई अवधारणा दी है और उस नई अवधारणा का नाम है स्मार्ट शक्ति। इनकी एक और पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ पावर 2011 और इज द अमेरिकन सेंट्री ओवर 2015 में जोसेफ नाई ने विश्व राजनीति में अमेरिकी शक्ति को भारत, चीन, रूस आदि से भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों को प्रकट करने का क्या किया है? प्रयास किया है। ये जो है अमेरिकी वर्चस्व, इसके बारे में जो जोसेफ नाई की जो किताब है वो ये बताती है, जोसेफ नाई की किताब ये बताती है कि आने वाले समय में विश्व राजनीति में अमेरिका शक्ति को किन किन से टक्कर मिल सकती है। तो उसमें भारत, चीन और रूस का नाम जोसेफ नाई ने बताया है। तो आप दो पुस्तक याद रखें। एक तो सॉफ्ट पावर पुस्तक 2004 में लिखी, उसमें तो इन्होंने एक नई अवधारणा दी थी जिसका नाम था स्मार्ट पावर, जिसमें इन्होंने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का क्या कर दिया था? मिश्रण कर दिया था। अगली पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ पावर, फ्यूचर के बारे में बात की 2011 में, और इज द अमेरिकन सेंट्री ओवर 2015। इसमें जोसेफ नाई ने विश्व राजनीति में अमेरिका शक्ति को किन किन से टक्कर मिल सकती है, किन किन से चुनौती मिल सकती है? भारत, चीन और रूस। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोसेफ नाई के अनुसार अमेरिका को आने वाले समय में किन से टक्कर मिल सकती है या किन से चुनौती मिल सकती है? तो जोसेफ नाई ने वहाँ पर 3 देशों के नाम लिखे, एक तो भारत, चीन और रूस। अगर चौथा ऑप्शन आता है तो वो क्या होगा? गलत होगा। इसके बाद में फरीद जकारिया के क्या विचार हैं? फरीद जकारिया ने अपनी पुस्तक पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड 2008, फरीद जकारिया ने एक पुस्तक लिखी है पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड 2008 में लिखा कि आज विकासशील देश भी शक्ति के केंद्र बन रहे हैं, अर्थात विश्व क्या हो रहा है? बहुध्रुवीय हो रहा है। विश्व एक ध्रुवीय, यानी कि जो सोवियत संघ का पतन हुआ उसके बाद में विश्व एक ध्रुवीय हो गया। लेकिन फरीद जकारिया का मानना है कि आज जो देश है विश्व दुनिया में जो विकासशील देश हैं वो क्या बन रहे हैं? शक्ति के केंद्र बन रहे हैं और विश्व कैसा हो रहा है? बहुध्रुवीय हो रहा है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? हमने आज की क्लास में सबसे पहले सैमुअल हंटिंगटन के विचार पढ़े। उनके अनुसार अमेरिका क्या है? अमेरिका विश्व का एकमात्र फौजदार या हाकिम है।
अकेला मान सकती है, एकमात्र फौजदार या हाकिम कौन मानता है? सैमुअल हंटिंगटन। लेकिन नेल्सन मंडेला के विचार कुछ और है, वो कहते हैं कि दुनिया अमेरिका को उनका पुलिस वाला नहीं बनाना चाहती। उसके बाद में हमने रिचर्ड एन हास का विचार पढ़ा था। उनके अनुसार अमेरिका है वो वैश्विक फौजदार या शरीफ है। वैश्विक फौजदार या शरीफ का है किसने? रिचर्ड एन हास ने। हंटिंगटन तो एकमात्र फौजदार मानता है, लेकिन रिचर्ड एन हास वैश्विक फौजदार या शरीफ मानता है। उसके बाद में हमने विचार पढ़े जेड ब्रेंजिस्की, जिसके विचार पढ़े थे। उन्होंने कहा 21वीं सदी में अमेरिका प्रथम, अंतिम और एकमात्र क्या होगा? महाशक्ति होगा। इसके बाद में हमने विचार पढ़े मैडेलिन अल्ब्राइट के। उनके अनुसार अमेरिका क्या है? अपरिहार्य राष्ट्र है। उनके अनुसार हम अन्य देशों की तुलना में बहुत क्या है? आगे देखते हैं। अमेरिका एक अपरिहार्य राष्ट्र है और हम अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे देखते हैं, बहुत आगे खड़े हैं। उसके बाद में हमने अमेरिका के उप वित्त मंत्री रहे हैं जिनका नाम है लॉरेंस एस समर्स। वो अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति की संज्ञा देते हैं। समर्स से आप साम्राज्यवादी भी याद रख सकते हो, क्योंकि इतने सारे नाम हैं तो आप एग्ज़ाम में क्या कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप क्या है कि समर्स से साम्राज्यवादी इस प्रकार से आप मिलान करके याद भी रख सकते हो। उसके बाद में जापानी राजनीतिक हिमांशी ओहदा के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक तरफा वैश्विकता की क्या अपनाई? नीति अपनाई। एक तरफा वैश्विकता की नीति अपनाई, ये कौन मानते हैं? हिमांशी ओहदा, हिमांशी ओहदा या हिमांशी ओहदा मानते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, हिमांशी ओहदा, ये हिसाशी ओहदा है, हिसाशी ओहदा है। तो आप इसका थोड़ा संशोधन कर लें। उसके बाद में हमने ब्रिटिश पत्रकार पी वर्सथॉर्न, उन्होंने अमेरिका को अतिमान शक्ति या हाइपर पावर कहा है। और यही बात कौन कहते हैं? फ्रांस के विदेश मंत्री हुबर्ट वेड्रिन या वेड्राइन, वही अमेरिका को हाइपर पावर या अतिमान शक्ति कहते हैं। उसके बाद में हमने बिल क्रिस्टल और रॉबर्ट कैगन के विचार पढ़े थे। उनके अनुसार अमेरिका क्या है? विश्व में भूमिका, अमेरिका की विश्व में क्या भूमिका है? परोपकारी वैश्विक प्राधान्यता की है। उसके बाद में हमने बिल क्रिस्टल और रॉबर्ट कैगन ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव हेनरी किसिंजर, वो अमेरिका को क्या मानते हैं? 2015 में एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था वर्ल्ड ऑर्डर, 2015 में लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने अमेरिका को उभयवादी महाशक्ति कहा है। उसके बाद में हमने जोसेफ नाय को पढ़ा। जोसेफ नाय ने एक नई अवधारणा दी, वो थी सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर की अवधारणा, स्मार्ट पावर की अवधारणा दी, और स्मार्ट पावर में इन्होंने किसको मिला दिया? सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को मिला दिया और नई एक अवधारणा दी, स्मार्ट पावर। और इन्होंने 2 किताबें और लिखी, द फ्यूचर ऑफ पावर 2011 और इज द अमेरिकन सेंचुरी ओवर 2015 में जोसेफ नाय ने विश्व राजनीति में अमेरिकी शक्ति को भारत, चीन, रूस आदि से भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों को प्रकट करने का क्या किया है? प्रयास किया कि आने वाले समय में अमेरिका को इन देशों से चुनौतियाँ मिल सकती है, भारत, चीन और रूस से। ये कौन मानता है? जोसेफ नाय मानता है। उसके बाद में हमने फरीद जकारिया को पढ़ा। फरीद जकारिया ने अपनी पुस्तक पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड 2008 में लिखा है कि आज जो विकासशील देश हैं वो भी शक्ति के क्या बन रहे हैं? केंद्र बन रहे हैं। इसलिए विश्व एक ध्रुवीय से कहाँ जा रहा है? बहुध्रुवीय की तरफ जा रहा है। ये आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व व प्रमुख सैन्य अभियानों के बारे में। तो आप जो यहाँ ऊपर पढ़ाया गया है इनको आप याद कर लें। और ये जो अमेरिकी वर्चस्व है फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर दोनों में भी है, तो आप इनके क्या है कि नोट्स बना लें, जिससे आपको क्या है कि बार बार वीडियो नहीं देखने पड़े। वीडियो तो बड़ा हो सकता है, 24-25 मिनट का हो गया अब भी, तो आप नोट्स बना लें तो 5 मिनट में आप इनका क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। लगभग जो आज पढ़ाया है इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर नहीं आया तो जो अगला वीडियो होगा अमेरिकी वर्चस्व प्रमुख सैन्य अभियान, उसमें से आ जाएगा।
ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।